वेलकम टू प्रदीप्स एकेडमी। आज के इस सेशन पे हम इंग्लिश के उस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वाक्यों को काफी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने इस फॉर्मूले के बारे में पहले भी कई बार सुना या पढ़ा होगा, पर आज हम इसको बहुत ही डिटेल से समझते हैं। पर उससे पहले दुनिया में केवल दो ही प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं। आप बस केवल ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए। सबसे पहले मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और दूसरा वाक्य मैं गार्डन में हूं। इन दोनों वाक्यों को आप बड़े ही ध्यान से देखिए, आपको इनके बीच का केवल एक ही अंतर समझ में आएगा, जबकि दोनों ही वाक्य वर्तमान पर ही आधारित हैं, जैसे कि उसके आखिरी से आप इसे पहचान सकते हैं। पहला वाक्य क्रिया पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कोई ना कोई काम कर रहा है, और वो क्या है? इंतजार करने का काम। जबकि दूसरे वाक्य में आप देख सकते हैं कोई काम नहीं है, मतलब यहां पर कर्ता कोई काम नहीं कर रहा है, कर्ता के उपस्थिति के बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम इसे विस्तार से लिखें तो दूसरा वाक्य बिना क्रिया के, और अगर आप पहले वाक्य को अगर देखेंगे तो ये हो गया क्रिया के साथ, मतलब वर्ब के साथ, और दूसरा वाक्य विदाउट वर्ब। ठीक है, तो इन दोनों ही वाक्यों को हम फॉर्मूले के जरिए और भी डिटेल से समझेंगे। पर दोस्तों याद रखिएगा इन बातों को कि वाक्य केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक क्रिया पर आधारित, एक दूसरा बिना क्रिया पर आधारित। अब क्रिया पर आधारित है तो क्रिया के बारे में हम और भी डिटेल से पिछले सेशन पे मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि क्रिया के पहले, दूसरे और तीसरे फॉर्म, जिसको ग्रामर के हिसाब से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो आइए एक उदाहरण के तौर पर हम इन्हीं वाक्यों को डिटेल में समझते हैं। शिक्षक छात्रों को सजा दे रहे हैं। शिक्षक छात्रों को सजा दे रहे हैं। अब इस वाक्य में सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा काम हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर कौन सा काम हो रहा है? सजा देने के काम। इसी को हमने ऊपर के फॉर्मूले में किस रूप में लिखा है? क्रिया के रूप में। तो ये आपका हो गया वर्ब। अब दूसरी बात, अगर सजा देने का काम वहां पर हो रहा है तो सजा देने का काम कौन कर रहा है? तो इसमें कर्ता क्या है आपका? शिक्षक। मतलब ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। आपने काम देख लिया, काम को करने वाले के तौर पर आपने सब्जेक्ट देख लिया। अब शिक्षक अगर सजा देने का काम कर रहे हैं तो असर किस पर है? तो देखिए कौन है असर? छात्र। तो ये आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य के अनुसार और ऊपर के फॉर्मूले के अनुसार केवल एक ही चीज हमारी छूट गई है, और वो है सहायक क्रिया। तो ध्यान से सुनिएगा, सहायक क्रिया का काम वाक्य
कौन से समय पर आधारित है इसके बारे में बताया जाता है। तो इस हिंदी के वाक्य को सबसे आखिरी में देखिएगा। है, अगर है को अगर हम बोले तो ये किस पर आधारित है? ये प्रेजेंट पर आधारित वाक्य है, मतलब वर्तमान पर आधारित वाक्य हो गए। इस वाक्य को अनुवाद अब हम करके देखते हैं। तो जिस तरीके से हमने फॉर्मूले पे सारी चीजें हमने बताई हुई है कि सब्जेक्ट काम को करने वाला, सहायक क्रिया समय को बताता है कि वाक्य कौन से समय पर आधारित है, तीसरी क्रिया अगर आप देख सकते हैं तो इसमें सजा देने का काम हो रहा है, और लास्ट में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम का असर हो। तो आप देख सकते हैं छात्रों पर काम का असर है। तो अगर हम इसे अनुवाद करें इंग्लिश में, टीचर सिंगुलर है तो क्या लगा दें? इज पनिशिंग स्टूडेंट्स। टीचर इज पनिशिंग स्टूडेंट। अब हमने इस वाक्य को क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू में बनाया है तो उसके हिसाब से हमने एक वचन के लिए हमने सहायक क्रिया लगा दी, क्योंकि काम लगातार है तो इसीलिए वहां पर आईएनजी का आना अनिवार्य है, और लास्ट में काम का असर। तो अब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में आपने क्या देखा कि शिक्षक छात्रों को सजा देने का काम कर रहे हैं। अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं। छात्र क्लास में हैं। अगर आप इस उदाहरण को अगर ध्यान से देखें तो इसमें कोई काम नहीं है। जैसा कि मैंने फॉर्मूले को डिटेल करने से पहले आपको दो प्रकार के वाक्यों के बारे में मैंने बताया था। एक वाक्य वो जो किस पर आधारित हो? क्रिया पर आधारित हो, और दूसरा वाक्य वो जो बिना क्रिया पर आधारित हो। तो यहां पर आपने बिना क्रिया पर आधारित है मतलब किस पर आधारित है? ये छात्रों की उपस्थिति के बारे में बताया जा रहा है, और उपस्थिति कहां? छात्रों की क्लास में। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, स्टूडेंट्स आर इन क्लासरूम। तो आप देख सकते हैं छात्र क्लासरूम में हैं। तो हमने दूसरे वाक्य में छात्रों की उपस्थिति के बारे में बात कही है, जबकि हम पहले वाक्य में कार्य पर आधारित हम काम को बात कर रहे हैं उस वाक्य में। तो दुनिया में केवल ये दो ही प्रकार के वाक्य हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपने दो अलग अलग वाक्यों में अभी आपने देखा। पहला वाक्य शिक्षक छात्रों को सजा दे रहे हैं, जिसमें सजा देने का काम हो रहा था, और दूसरा वाक्य छात्र क्लासरूम में हैं जो उनकी उपस्थिति पर आधारित थी। मैंने आपको सबसे शुरू में ही क्लियर किया था कि दुनिया में केवल दो ही प्रकार के वाक्य होते हैं, एक क्रिया पर आधारित और एक बिना क्रिया पर आधारित। तो बिना क्रिया पर आधारित वो क्या हो सकते हैं? या तो उसकी उपस्थिति, स्थिति, अवस्था। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, वाक्य केवल दो ही प्रकार के, क्रिया पर आधारित और बिना क्रिया पर आधारित। अब हम इसी फॉर्मूले को और डिटेल में समझते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है। तो जैसा आप जानते हैं, सब्जेक्ट या तो जीवित रूप में होंगे या निर्जीव के रूप में, जिसे हम लिविंग पल्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और निर्जीव को हम नॉन लिविंग पल्स। अब वो लिविंग पल्स क्या है और नॉन लिविंग पल्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले जिसे हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, सिंगुलर नंबर। अब आप देखिए जीवित की तरह, कोई एक लड़का हो तो ही, कोई एक लड़की हो तो शी, कोई निर्जीव वस्तु हो तो इट, और एनी सिंगल नेम।
अब प्लूरल नंबर, आप इसमें सब्जेक्ट जान रहे हैं जिसको हमने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर भी कहते हैं, और इसी में हमारे सारे जीवित और निर्जीव के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आई, वी, यू, दे एंड मोर देन सिंगल नेम। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने सिंगुलर और प्लूरल नंबर का भी यहां पर उल्लेख किया है। सिंगुलर और प्लूरल नंबर में क्या है, वही आपके सारे सब्जेक्ट या तो जीवित रूप में या तो निर्जीव रूप में। अगर मैं कहूं शिक्षक छात्रों को सजा दे रहे हैं, उस शिक्षक की जगह आप इनमें से किसी भी जीवित को ले लें, वो कर्ता के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और अगर हम निर्जीव को ले लें तो सीधी सी बात है, निर्जीव से भी हम वाक्यों की शुरुआत कर सकते हैं। तो किसी भी वाक्य की शुरुआत या तो जीवित से होती या तो निर्जीव से होती है। तो काम को करने वाला कर्ता या तो जीवित हो गए, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम का क्या होता है, असर होता है, वो भी आपके निर्जीव के रूप में हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने किसे कहा, या तो जीवित के रूप में वो काम को करते हैं या तो निर्जीव के रूप में काम को करते हैं। जैसे ये मार्कर लिखने में मेरी मदद करता है, तो मैंने वाक्य की शुरुआत किससे की, मार्कर। तो मार्कर आपका क्या हुआ, निर्जीव, जिसको मैंने नाम लेकर मार्कर कहा। और अगर मैं जीवित के रूप में कहूं तो मैं मार्कर से लिखता हूं, तो मैंने कर्ता किसको लिया, मैं। तो ये रहे आपके सारे जीवित और निर्जीव, जो या तो सब्जेक्ट के रूप में होंगे या तो ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे। अब दूसरा स्थान हो गया सहायक क्रिया का। अब हम सहायक क्रिया के बारे में जानते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया अपने आप में ये क्लियर करता है कि वो वाक्यों को बनाने में मदद करता है, इसीलिए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर जानें। मैं एक आवेदन लिखता हूं, मैंने एक आवेदन लिखा था, और मैं एक आवेदन लिखूंगा। तो आप इस वाक्य के अंत से जान सकते हैं कि सहायक क्रिया समय को बता रही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं आसानी से इसकी सहायक क्रिया का क्या काम है, यह बताना कि वाक्य कौन से समय पर आधारित है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके अलावा सहायक क्रिया के एक और काम है। सहायक क्रिया वाक्यों को सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक बनाने में भी मदद करती है। उदाहरण के तौर पर देख लें, I write an application। तो मैंने यहां पर वाक्य को सकारात्मक या अफर्मेटिव की तरह बनाया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का यह वाक्य है, तो इसमें कभी भी सहायक क्रिया उसके साथ नहीं आती। अब हम चलते हैं इसके नकारात्मक पे। I do not write an application। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सहायक क्रिया में नॉट लगाकर उसको क्या बनाया है, नकारात्मक, नेगेटिव। इसी तरीके से सहायक क्रिया
प्रश्नवाचक बनाने में भी मदद करती है। क्या मैं एक आवेदन लिखता हूं? डू आई राइट एन एप्लीकेशन? अब आपने सहायक क्रिया का इस्तेमाल किस रूप में देखा? प्रश्नवाचक की तरह। अब इससे आप आसानी से देख सकते हैं कि सहायक क्रिया का इस्तेमाल सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक की तरह हुआ है। और इसके अलावा एक आखिरी वैरायटी और, क्या मैं एक आवेदन नहीं लिखता? डू आई नॉट राइट एन एप्लीकेशन, जिसे हम प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक के भी कहते हैं। इस तरीके से आपने यह जाना कि सहायक क्रिया का काम सबसे पहले वाक्य किस समय पर आधारित है इसको बताना, और उसके साथ साथ वाक्यों को सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक बनाने में भी मदद करता है। तो यही सहायक क्रिया का काम हर एक वाक्यों में होता है। अब हम क्रिया के बारे में जानेंगे। किसी भी वाक्य में क्रिया का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसा कि हमने शुरू से ही फॉर्मूले को समझते हुए देखा है। तो उदाहरण के तौर पर एक क्रिया हम लेते हैं, राइट, रोट, रिटन, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्रिया का फर्स्ट रूप, सेकंड रूप और थर्ड रूप। अगर हम इसमें हिंदी का अर्थ लें, लिखना, लिखा, लिखा, ऐसे वाक्य जिस पे काम खत्म ना हो, हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें काम खत्म हो जाए, हम दूसरे रूप का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ऐसे वाक्य जिसमें काम फिर से खत्म हो जाए, हम तीसरे रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप साफ देख सकते हैं कि दूसरा और तीसरा एक ही जैसा हमको दिखाई दे रहा है। तो अब हमें यह कंफ्यूजन होता है कि हम दूसरे का इस्तेमाल कहां करें और तीसरे का इस्तेमाल कहां करें। मैंने अपने पहले सेशन में क्रिया के बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है कि दूसरे और तीसरे का इस्तेमाल कहां होता है, पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं इसमें भी देता हूं आपको। तो ऐसे काम जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित है, अगर वो सामान्य काम या रोजमर्रा के काम अगर खत्म हो जाए तो हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे सेकंड फॉर्म का। जैसे खाना पीना, हंसना, गाना, रोना, ये अगर खत्म हो जाए, डेली रूटीन की कोई भी बातें जो हमारी हैबिट, हॉबीज, अचानक होने वाले काम, अक्सर होने वाले काम और रोजमर्रा की गतिविधियां, अगर ऐसे वो कार्य हैं और वो खत्म हो गए हैं तो आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें। जबकि तीसरे रूप का इस्तेमाल आपको कहां करने हैं? दुनिया के वो सारे काम जिसको करने से पहले आपको क्या बनाना पड़े? एक योजना बनाना पड़े। ऐसे कार्य जिसको करने से पहले आप योजना बना रहे हैं, तो वो आपके सामान्य काम नहीं होंगे, वो जरूर आपके खास काम होंगे। अगर ऐसे काम अगर खत्म हो जाए तो आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म का। उदाहरण के तौर पर एक ले लें कि मैं शिमला घूमने गया था और मैं मॉल घूमने गया था। तो आप देख सकते हैं दोनों में ही घूमने का काम खत्म हो गया है। पर शिमला घूमने जाने से पहले आपको एक प्लान करने की जरूरत पड़ती है। आपने प्लान किया, आपने काम को एग्जीक्यूट किया, खत्म किया, और उसके बाद आपने क्या कहा कि मैं शिमला घूमने गया था। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बोलूं मैं मॉल घूमने गया था, तो शिमला की तुलना में इसके लिए आपको कोई खास योजना या प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो अगर सामान्य से काम है, रोजमर्रा की गतिविधियों से जुड़े हुए काम है, अगर वो खत्म हो जाए तो आप सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करें। और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल चाहे वो योजना वाले पर आधारित कार्य हो, चाहे वो आपके सामान्य रोजमर्रा की गतिविधियों पर आधारित काम हो, अगर वो खत्म ही नहीं है तो आप उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इसी लिखने को ही उदाहरण के तौर पर लूं, मैंने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा, तो दोस्त को पत्र लिखना, मैसेज लिखना बहुत सामान्य सी बात है। पर अगर मैं बोलूं कि मैंने प्रधानमंत्री जी को एक आवेदन पत्र लिखा, तो आप इसमें देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी को आवेदन लिखने से पहले आपको जरूर कुछ ना कुछ योजना बनाने की आवश्यकता होगी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा अंतर है कि वाक्यों को जो भी उसमें काम आए उसको किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस सेशन पे आपने देखा कि वाक्यों को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान कर्ता, करने वाला, दूसरा स्थान सहायक क्रिया जो समय या वाक्यों को सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक बनाने में मदद करती है, तीसरा क्रिया जो आपके सामने है, और चौथा ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस सेशन के जरिए वाक्यों को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वाक्यों को बनाने में आपको समझने में काफी आसानी हुई होगी। अब हम अगले सेशन पे जाएंगे जब हम टेंस के बारे में सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल पाए।